बच्चों, हमारा वेक्टर वाला टॉपिक चल रहा था। वेक्टर वाले टॉपिक में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लिया था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को मैं जरा एक बार समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या किया था। देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने एक वेक्टर लिया था, ए वेक्टर, या कभी पी वेक्टर भी कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वही वेक्टर। एक हमने बी वेक्टर लिया था और फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर लिया था इस डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट वेक्टर था। करेक्ट। हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर को कहा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ब्रीफ के अंदर। आपको ट्रायंगल लॉ अच्छी तरह समझना है तो आप जो है कुछ पिछला वीडियो देखें। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और फिर यह है रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने बी वेक्टर का इधर दो कंपोनेंट किए थे, एक ऐसे और एक ऐसे। इधर वाले कंपोनेंट को कहा था बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो दिस इज बी साइन थीटा एंड दिस इज बी कॉस थीटा। उसके बाद मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया था, जो मैं डिफरेंट कलर से दोबारा बना देता हूं। आप देखिए, एकदम डिफरेंट कलर से मैं कंप्लीट ट्रायंगल बना रहा हूं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम आर की वैल्यू निकाल चुके थे। तो हमने जो आर की वैल्यू निकाली थी वो मैं लिख देता हूं। हमारी आर की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आर की वैल्यू आई थी। हमने आपको बताया था आर मैक्सिमम जो होता है वो ए प्लस बी होता है एंड आर मिनिमम जो होता है वो ए माइनस बी होता है। मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो रिजल्ट होता है वो उनके सम और डिफरेंस के बीच में होता है। तो जो फंडामेंटल जो रिजल्ट था हमारा वो ये था कि रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, ये हमारा रिजल्ट था। रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स कैन बी in between their sum and difference of magnitudes, sum and difference of their magnitudes, है ना। in between, इसको आप ऐसे लिखिए, in between sum and difference of their magnitude, है ना, sum and difference of their magnitude। तो रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स कैन बी इन बिटवीन सम एंड डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो, इस रिजल्ट के बेसिस पर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं और वो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं। पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके अपने आप उसके आंसर निकालेंगे, उसके बाद मेरे आंसर को देखेंगे। तो चलिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम मास, a block of 5 kilogram mass is acted upon by is acted upon by 10 Newton and 40 Newton forces. A block of 5 kilogram mass is acted upon by 10 Newton and 40 Newton forces. 40 Newton forces. Then which of the following acceleration, which of the following values of acceleration, which of the following values of accelerations can never be achieved, can never be attained by the block? अब बात को समझिए बेटे, एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पर हमने दो फोर्स लगा दिए,
एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, पता नहीं किस डायरेक्शन में लगाया है। एक फोर्स लगाया है 40 न्यूटन का, कुछ नहीं आइडिया किस डायरेक्शन में लगाया है, वी डोंट नो एनीथिंग, है ना। सो व्हाट इज एंगल, इट इज नॉट नोन, नॉट नोन, एंगल का पता नहीं है ना। एंगल कैन बी एनीथिंग, एंगल कैन बी एनीथिंग, 0 डिग्री टू 360 डिग्री, हाँ जी, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कोई भी एंगल हो सकता है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो अब आपको एक बड़ा ही मतलब वाइड थॉट वाला क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम मास ejected upon by 10 Newton and 40 Newton forces, then which of the following values of accelerations can never be attained by the block? तो देखिए यहां पर मैं बहुत सारी एक्सीलरेशंस लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, है ना। मैं ये एक्सीलरेशंस लिख रहा हूं। अब आपको इनमें से वो वाली एक्सीलरेशन ढूंढनी है जो कि पॉसिबल नहीं है इस ब्लॉक की कभी भी। दिस ब्लॉक कैन नॉट अटेंड अंडर द एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। तो देखिए सबसे पहला एक्सीलरेशन मैं लिख रहा हूं 2.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा एक्सीलरेशन मैं लिख रहा हूं 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, हाँ जी। तीसरा मैं एक्सीलरेशन लिख रहा हूं 7.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी। मतलब आपके पास में कुछ नहीं, दो फोर्सेज हैं 10 न्यूटन एंड 40 न्यूटन के, है ना। तो इनका जो है सम एंड डिफरेंस निकाल लेंगे आप, आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। तो पता ही है आपको कि जब सम करेंगे मैग्नीट्यूड्स का तो 10 40 का सम 50 आएगा, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स होगा। डिफरेंस आएगा 30 न्यूटन का, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स होगा। तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, राइट। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 10.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी, 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हैं। बस तो अब आप जो है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लीजिए, नहीं सॉरी 8 तो आ गया ना, हाँ, है ना, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इट इज वेरी वेरी सिंपल कि 10 एंड 40 का सम करोगे 50 आएगा, 50 में 5 का भाग करो तो हमेशा आपके पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ऐसे आपके पास में जो एफ मैक्सिमम है वो 50 है, एफ मैक्सिमम 50 न्यूटन है, और एफ मिनिमम आपके पास में 30 न्यूटन है। 40 माइनस 10 डिफरेंस इज 30, है ना। तो आपका एक्सीलरेशन जो मैक्सिमम आएगा वो 50/5 10 आएगा, और एक्सीलरेशन जो मिनिमम आएगा वो 30/5 6 आएगा। यानी 10 और 6 के बीच वाली सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, लेकिन इससे कम वाली भी पॉसिबल नहीं होंगी और इससे ज्यादा वाली भी पॉसिबल नहीं होंगी।
तो देखिए जो भी 10 एंड 6 वाली वैल्यूज हैं वो सब पॉसिबल होंगी, 10 और 6 के मिडल वाली। तो इन बिटवीन दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, 10 भी पॉसिबल है, 10 भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस इज नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये तो पॉसिबल है ना भाई, 8.75 है, ये वाली भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं है ना, कम और ज्यादा वाला पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी जो 6 से कम होगा वो पॉसिबल नहीं है, जो 10 से ज्यादा होगा वो पॉसिबल नहीं है, 6 और 10 के इन बिटवीन वाली सभी वैल्यूज पॉसिबल है। ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट होता है, राइट, कि भाई मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है ये वाली बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा कल हमने एक बात और की थी, कल हमने एक बात और क्या की थी, मैं एक बार जरा उसी डायग्राम में बना दूं। ये डायग्राम था हमारा, ये आपका एंगल था थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। यहां मैंने एक एंगल लिखा था फाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल था फाई, है ना। तो आप थोड़ा सा इस फाई को समझें। फाई को मैंने लिखा था टेंजेंट फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी साइन थीटा परपेंडिकुलर था और बेस था आपका a प्लस बी कॉस थीटा। ये भी हमने कल पढ़ाया था, ये भी हमने कल पढ़ाया था। अब देखिए, अगर थीटा की वैल्यू कम होगी, अगर थीटा की वैल्यू कम होगी, थीटा की वैल्यू कम होगी, इफ थीटा इज स्मॉल, तो क्या होगा बताओ। थीटा स्मॉल होगा तो, थीटा स्मॉल होगा तो ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि कॉस थीटा की स्मॉलर वैल्यूज ज्यादा होती है, थीटा की स्मॉलर वैल्यूज के लिए कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है। तो नेचुरल है कि अगर थीटा कम होगा तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो tan फाई की वैल्यू कम आएगी। हमेशा ये ध्यान रखिए। मैं इसको यहाँ पे वैसे लिखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। इफ थीटा इज लेस, इफ थीटा इज लेस, देन tan फाई विल बी लेस। थीटा इज लेस देन tan फाई विल बी लेस। व्हाई? क्योंकि थीटा लेस है, थीटा लेस है तो cos थीटा ज्यादा होगा, cos थीटा ज्यादा है तो डिनोमिनेटर के अंदर जो क्वांटिटी रखी हुई है, द क्वांटिटी इन डिनोमिनेटर इज बिगर। If denominator is bigger, then certainly the resultant value will be lower, right? If theta is greater, more, then tan phi will be less. Then tan phi will be more. Sorry, tan phi will be more. क्योंकि थीटा ज्यादा होगा तो cos थीटा की वैल्यू कम आएगी, cos थीटा की वैल्यू कम आएगी तो डिनोमिनेटर कम होगा। डिनोमिनेटर कम होने का मतलब है कि ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात है। इसके अलावा मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें एक चीज और बताई थी, मैं जरा वहां पर भी आ जाऊं। मैंने कहा था इफ a इक्वल टू बी, इफ a इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू बी, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। तो देखिए मैंने ये बात करवाई थी, आप चेक कर लीजिए अपने नोट्स, पिछले वीडियो को चेक कर लीजिए, पूरा दोबारा पढ़ लीजिए, नोट्स दोबारा बना लीजिए, आप अच्छी तरह से चेक कर लो, है ना। इफ दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने कहा था थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, अच्छा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पहले लिखा था शायद, है ना। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हुआ था, ये आपका रिजल्टेंट हुआ था, ये आपका रिजल्टेंट हुआ था, यहां पर आया था 2a, यहां पर रिजल्टेंट आया था √3a, यहां पर आपका रिजल्टेंट आया था √2a, यहां आपका रिजल्टेंट आया था a ओनली और यहां रिजल्टेंट आया था 0 ओनली। यानी कि आप इस तरह से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये आपका सारा जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बातें थी जो मैंने आपको बताई थी, करेक्ट। हाँ जी। तो अब पैरेललोग्राम लॉ बताते हैं, है ना। पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअल में जो है ना ट्रायंगल लॉ ही है। फंडामेंटली स्पीकिंग पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ बोथ आर सेम,
पैरेललोग्राम लॉ। तो मैं पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ और इसमें कोई अंतर नहीं है ऑफ वेक्टर एडिशन। बस एक थोड़ा सा जो है ना उसमें एक छोटी सी चीज हमारे सामने आ जाती है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये ए था, हमारे पास जैसे ये ए था, एक मिनट छोटा बनाऊं थोड़ा, ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी था, ये दो वेक्टर थे बेटा। तो ए वेक्टर वाज देयर एंड बी वेक्टर वाज देयर, तो दिस विल बी ए प्लस बी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना। हाँ, अब ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये आपका थीटा था दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या है। पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि इस बी को मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, इस बी को मैं एग्जैक्टली यहां ड्रॉ करूंगा। तो आप देखना ये बी मैं एग्जैक्टली यहां ड्रॉ कर देता हूं। एग्जैक्ट ड्रॉ हो रहा है क्या? ये थोड़ा सा अलग हो गया, अलग हो गया। देखिए मैं बी को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ ये बी आ गया है ना। मैं बी को यहां से ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये पैरेललोग्राम बन गया। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ए वैसा का वैसा है, बी वैसा का वैसा है। पता है किया क्या है? किया ये है कि इस बी को यहां ड्रॉ कर दिया है और इस ए को यहां ड्रॉ कर दिया है। अब ये पैरेललोग्राम हो गया बस। इसका ये रिजल्ट ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। अब मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि यहां एक डायगोनल और आ रहा है। देखिए ये तो बिगर डायगोनल है, तो मैं कहूंगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज बिगर डायगोनल, इज बिगर डायगोनल। ये हमेशा ध्यान रखिए, डायगोनल। तो अगर मान लो ये साइड में इस तरह से लगे हुए हैं तो बिगर डायगोनल है। कभी कभी क्या होता है, ये कोई जरूरी नहीं है इस डायग्राम में है ये बिगर डायगोनल, ये ध्यान दीजिए इस डायग्राम में है बिगर डायगोनल, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही डायग्राम हो सकता है बी वेक्टर ऐसे आ जाए तो आपका ए प्लस बी छोटा भी हो सकता है। यानी इट इज नॉट ओनली फॉर इन दिस डायग्राम ओनली, दिस फैक्ट आई हैव रिटन इज नॉट अ जनरलाइज्ड फैक्ट। ये हमेशा होगा इसकी गारंटी नहीं है। ए प्लस बी इज बिगर डायगोनल इन दिस डायग्राम, ये थोड़ा सा चैलेंज है, इसको समझना पड़ेगा। इन दिस फिगर, इन दिस डायग्राम ओनली, यानी कि ये केस मैंने ऐसा लिया है जिसमें ए और बी का प्लेसमेंट ऐसा ही है, इन दिस डायग्राम ओनली, नॉट जनरलाइज्ड। जनरलाइज नहीं है कि साहब बड़ा वाला डायगोनल है तो पॉजिटिव ए प्लस बी होगा, हो सकता है बड़ा वाला डायगोनल ए माइनस बी हो जाए, वो मैं भी आपको बताऊंगा अगले पेज पर। अब ये जो है इसका, अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लूं बी से ए तक, तो फिर ये ए माइनस बी होगा। ध्यान दीजिए ए माइनस बी यानी कि बी से ए की तरफ एरो लगेगा। तो यहां पर यह चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज along the other diagonal, along the other diagonal, directed from B to A, okay, and B minus A, B vector minus A vector is directed from B vector to A vector। ये बात थोड़ी सी समझदारी वाली बात है, तो हम इसको एक बार और अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करने के लिए मैं एक पैरेललोग्राम बना दे रहा हूं। सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम नहीं, दो पैरेललोग्राम बना देता हूं मैं। ध्यान दो आप, मैं दो पैरेललोग्राम बना देता हूं बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान लगाना। रिजल्ट सारे वही हैं, मतलब न्यूमेरिकल रिजल्ट्स में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। देखो जरा एंगल सेम आया क्या, एंगल डिफरेंट आ गया।
ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बनाना एकदम आपको वैसा ही बनाना पड़ेगा जैसा इधर बनाया है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है एंगल भी आपके बराबर आएंगे। अब देखो जरा, आई थिंक इट इज नाउ ओके, है ना। आप थोड़ा बहुत तो मैं एकदम नाप करके तो बना नहीं रहा ना। ये आपका पैरेललोग्राम है, राइट। अब मैं एक पैरेललोग्राम और बनाता हूं, एक पैरेललोग्राम और बनाता हूं। वो अगर आपको समझ में आ गया ना, इसका मतलब आपने पैरेललोग्राम लो समझ लिया। ये ए है, ये लो जी, मैंने एक पैरेललोग्राम और बना दिया। गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है। ठीक ठीक बनाने की कोशिश करता हूं मैं जरा। चलो देखते हैं। चलो मान लो कि सही है भाई, हाँ मान लो सही बनाया है। ये दोनों मैंने पैरेललोग्राम बनाए, प्लान करके बनाए हैं। अब देखिए, इसके अंदर मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं, इसके अंदर मैं बी वेक्टर लिख रहा हूं, करेक्ट। इसको मैं इधर ऐसे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, इस एंगल को मैं लिख रहा हूं थीटा। तो दिस थीटा इज ऑफ कोर्स एक्यूट एंगल, थीटा इज ऑफ कोर्स एक्यूट एंगल, है ना। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड इट इज एक्यूट एंगल, इट इज एक्यूट एंगल। अब देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए वेक्टर और यहां लिख रहा हूं बी वेक्टर, राइट। ये बी वेक्टर है। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज नॉट द एंगल मियरली बिटवीन द लाइंस, बट इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर, है ना। तो बेटे ये आपका थीटा एंगल होगा। देखिए दोनों डायग्राम अलग अलग हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप इस डायग्राम को देखें तो इसको मत देखें। व्हेन यू सी दिस डायग्राम, दैट टाइम यू डोंट सी दिस, और जब उसको देख रहे हैं तो उसको ना देखें। दोनों के रिजल्ट कुछ अलग अलग आएंगे, है ना। ये थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि अब मैंने वेक्टर भी अलग अलग ले लिए। तो देखो बेटा, अगर 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 आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे हो, तो ध्यान दीजिए, ये जो ए वेक्टर का हेड है उससे बी वेक्टर की टेल जुड़ी है। तो दिस इज द टेल ऑफ ए वेक्टर। ध्यान से देखो मेरी बात, दिस इज द टेल ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट। दिस इज द टेल ऑफ बी वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द ऐसे एंड दिस इज दिस ऐसे, राइट। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, करेक्ट। ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, राइट। देखिए पैरेललोग्राम यही है, पैरेललोग्राम यही। अब देखो आपको मैं a प्लस बी बताता हूं। तो a प्लस बी आपका ये है, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो इस वेक्टर का मैं वैल्यू यहां लिख देता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, करेक्ट। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने यहां पर। ये बी नहीं, ये बी वेक्टर ये है ना। ओहो, ये ए वेक्टर है भाई। तो देखिए इट इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। वहां तो सही लिखा है ना मैंने, हाँ वहां सही लिखा है, यहां ठीक लिखा है, करेक्ट। अब आप देखिए कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब मैं अगर इस वेक्टर पर ऐसे निशान लगा देता हूं, ऐसे एरो ऐसे लगा दिया, तो देखो इसका रिजल्ट है ना जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये रिजल्ट आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन अगर मैंने एरो ऐसे लगा दिया तो ये रिजल्ट आएगा बी माइनस ए वेक्टर। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात है सर, ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों? देखो बात बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी अगर दिमाग लगाओगे तो। आलस से तो समझ में आएगा नहीं, दिमाग लगाओगे तो समझ में 2 मिनट में आ जाएगी। जैसे मान लो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस लाइन का कुछ नाम रख दो, आप कुछ भी नाम रख दो। इस लाइन का नाम मैं सी रख देता हूं, इसको डी लिख देता हूं, ऐसे सी डी, करेक्ट। अब सी से डी का मतलब इधर है, तो आप जरा देखेंगे ना ध्यान से, तो ये बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर के बराबर होगा। तो मैं पता है क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे देख करके लिख सकता हूं इसको ऐसे, आप देखना, देख करके लिख सकता हूं, बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, करेक्ट। अच्छा, अब आप जो है ना सी डी वेक्टर को देखो क्या है, सी डी वेक्टर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अपने आप आएगा आपका, अपने आप निकल करके आएगा। चलिए दूसरा देखो आप, अगर मैं इस ए वेक्टर से जोड़ना शुरू करूं तो ए वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, ये आपका आएगा बी वेक्टर। अब अगर मैं डी सी वेक्टर को लिखूं तो ये आ जाएगा बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब आप इसी गेम को यहां पर चेक कर लो अच्छी तरह से कि मैंने ऐसा ही लिखा है। देखो 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 देखो, ये देखो, यस प्लीज, अच्छी तरह से चेक करो। सी डी वेक्टर, सी से डी की तरफ वाला वेक्टर, सी से डी की तरफ वाला वेक्टर ए माइनस बी, और डी से सी की तरफ वाला वेक्टर बी माइनस ए। अब आप देखो, ये पता है ए वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर बराबर बी आएगा, करेक्ट। बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर ए आएगा, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ, राइट। ये आपका ए प्लस बी वेक्टर है। इसका मतलब अगर हम पैरेललोग्राम लो काम में लेते हैं तो डायगोनल जो होंगे 2 होंगे, पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा डायगोनल वेक्टर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पैरेललोग्राम लो की खास बात है कि आपको एक साथ सारी बातें समझ में आ गई। अब जरा मैं इसको यहां कर देता हूं, अब मैं इस डायग्राम पर ध्यान देता हूं। तो देखिए इस डायग्राम पर आप अपना ध्यान दीजिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, करेक्ट। ये आपके पास में आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। अब ये जो चीज है, ये यहां पर ये थीटा एंगल ऑब्ट्यूस है, ध्यान दीजिए, ऑब्ट्यूस है तो आपका ए प्लस बी ऐसे आया। अब यहां पर भी वही बात होगी, यहां पर भी बिल्कुल वही बात होगी, सेम। अगर मैं इस एरो की बात करूं और अगर मैं इस एरो की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस आएगा। दिस एरो विल बी ए माइनस बी एंड दिस एरो विल बी बी माइनस ए बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, राइट। आप इसका नाम रख दीजिए कुछ भी, सी रख दो, इसका नाम कैपिटल डी रख दो। अब देखो ये बी है और इसको सी डी लिखो जरा एक बार, तो ये ए वेक्टर आ जाएगा, तो बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आएगा। सो यू कैन राइट सी डी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आपके पास आएगा इस तरह से, करेक्ट। ओके, दूसरा देखिए आप, अगर आपने इधर से लिखा ए वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर तो आपके पास बी वेक्टर आएगा और डी सी वेक्टर विल कम आउट टू बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आपके पास आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये वेक्टर के डिफरेंस का भी पता हाथों हाथ लग जाता है पैरेललोग्राम लॉ में, जबकि उसमें आपका नहीं पता लगता था। किसमें? अच्छा, रिजल्ट है तो आपका रिजल्टेंट एंगल फाई यहां से आएगा, है ना, रिजल्टेंट एंगल फाई यहां से आएगा और उसमें रिजल्टेंट एंगल फाई वहां से आएगा। कहां था वो? ये रहा रिजल्टेंट एंगल फाई। टेंजेंट फाई का वो वैल्यू है ना, वो सब जगह अप्लाई होगा, यानी कि दिस फॉर्मूला विल नेवर गो रॉन्ग, इट इज ऑलवेज करेक्ट। क्या था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट एंगल का फार्मूला बना रहेगा, एज इट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, वेदर द एंगल इज एक्यूट और द एंगल इज ऑब्ट्यूस। जैसे ये एक्यूट एंगल है तो ये फॉर्मूला सही है, वो ऑब्ट्यूस एंगल है
तो भी ये फॉर्मूला सही है। आप निश्चिंत होकर के एंगल रखिए, साइन 120 रखेंगे, कॉस 120 रखेंगे, तो आप जानते हैं साइन 120 पॉजिटिव वैल्यू होती है, कॉस 120 नेगेटिव वैल्यू आती है। अपने आप जो आना है आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैथमेटिक्स अपने आप सही कर देगी उसको। ये आपका जो है ना वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ हो गया। देखिए अब आपको यहाँ आप अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए, सभी बच्चे जल्दी से वेक्टर्स का फॉर्मूला चार्ट खोलें इसी समय, मतलब बिल्कुल वीडियो लेक्चर के बीच में आप फॉर्मूला चार्ट खोलें, जल्दी से खोलिए, टाइम नहीं खराब करना बिल्कुल भी। देखिए ये वेक्टर्स में जब स्टार्ट करते हो आप तो सबसे पहले फॉर्मूला चार्ट को ध्यान से देखिए। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर के बारे में उतना ही अच्छे से डिस्कस किया है जैसे मैंने किया है, मैंने थोड़ा डिटेल ज्यादा किया था, वो तो करूंगा ही मैं, है ना। फॉर्मूला चार्ट में सब चीजें नहीं आती हैं बेटा, फॉर्मूला चार्ट में केवल ब्रीफ में कंटेंट आता है, बाकी तो जो है ना असली तो वैसे ही होता है जो हम पढ़ाते हैं। तो देखिए आपका जो है फॉर्मूला चार्ट में देखिए आप डू योरसेल्फ 1 2 3 क्वेश्चन आप करें, है ना। तो ये नोट करिए आप होमवर्क, डू योरसेल्फ। वैसे मैंने करवा दिया है ये, लेकिन फिर भी आप एक बार दोबारा रिवाइज करें, 1 2 3 बिना देखे रिवाइज करें। मैं करवा चुका हूं एक बार, लेकिन आप बिना देखे रिवाइज करें, तीनों सवाल करें। इसके बाद में देखिए आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स आप पूरा पढ़ ले में, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, ट्रायंगल लो पूरा का पूरा, और पैरेललोग्राम लो भी आज मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। यहाँ पर पैरेललोग्राम लो में एक क्वेश्चन है, देखिए आप फॉर्मूला चार्ट में पैरेललोग्राम लो के पहले आगे एग्जैक्ट आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जरा डिस्कस करूंगा। देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि अगर बहुत सारे वेक्टर हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आप उनको जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। एक वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, तो ये एक वेक्टर ड्रॉ किया आपने, ये इस वेक्टर की टेल है, ये इस वेक्टर का हेड है, ये इस वेक्टर का वो है, राइट, और ये इस वेक्टर का ये है। मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेक्टर्स, कुछ कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है। फिर जोड़ जाड़ करके घूम फिर करके लंदन जाएगा कोई, कोई कहीं जाएगा, मतलब घूम घाम करके वेक्टर आ सकता है, लेकिन होंगे सारे स्ट्रेट लाइन। ये तो मैं जो ड्राइंग बना रहा हूँ लापरवाही से बना रहा हूँ भैया। वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर वो एट ए मोमेंट तो स्ट्रेट ही होता है, बाकी अलग है कि उसको आप छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, वो एक अलग चीज है। ये तो मैं लापरवाही से डायग्राम बना रहा हूँ। कुल मिलाकर के पॉलीगन लो है क्या? पॉलीगन लो कुछ नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट, कि आप स्टार्ट वाला पॉइंट ले लो और लास्ट वाला पॉइंट ले लो, दोनों को जोड़ दो, ये पॉलीगन लो है। इट इज रिजल्ट, इट इज रिजल्ट। तो जैसे बहुत सारे वेक्टर्स अगर आप ले लेते हैं, है ना, जैसे ये वेक्टर ले लिया, 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 फिर आप रिजल्ट निकालना है तो ये वाला वेक्टर ले लो, ये लो, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। मतलब फाइनल आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अगर आप सबको एक लाइन में जोड़ देंगे, रिजल्ट नहीं निकालना आपको, तो जीरो करना है, तो आप सबका जीरो कर सकते हो, है ना, कि आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ आ जाओ तो जीरो हो जाएगा, सब जीरो। अगर वापस मिल गए तो सब जीरो, सब जीरो, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ना ऊपर वाला, मैंने कहा था पैरेललोग्राम लो का ये क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा। पहले 2 मिनट मैं आपको वेक्टर लो पढ़ा दूं, इसका पॉलीगन लो। तो पॉलीगन लो कोई खास लॉ नहीं है, आपके लॉ बस जुड़ते चले जाएंगे आगे। तो आप जरा वो क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। रिजल्टेंट ऑफ 2 forces 3p and 2p each are, if first force is doubled the resultant is also doubled, what is the angle between the forces? देखिए कितना मतलब बढ़िया सा सवाल है। तो आप इसको अपने रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हैं 3p and 2p is equal to r। तो मैं लिख रहा हूं एज पर क्वेश्चन 3p वेक्टर प्लस 2p वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। ये हुआ। इफ फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 2 फोर्सेज? ओके, ठीक है जी। तो एक काम करो ना, इसको आप सीधे फॉर्मूला लगाओ अपना, है हाँ, क्योंकि दोनों के बीच रिजल्टेंट एंगल जो है ना वो थीटा होगा,
तो मैं एक काम करता हूं, इसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आर का फॉर्मूला लगाओ। आर क्या था हमारा? आर था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका आर आ गया, करेक्ट। तो अब देखो आप एक बार आर लिख दो, फिर दूसरी बार 2r लिख दो। तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू लिख रहा हूं बड़ी ईमानदारी से। आप ए की वैल्यू लिखो 3p स्क्वायर, राइट। बी की वैल्यू लिखो 2p स्क्वायर, फिर आप 2 ए और बी लिखो 3p इंटू 2p कॉस थीटा, राइट। तो ये r बराबर 3p स्क्वायर 2p स्क्वायर 3p 2p कॉस थीटा आ गया, करेक्ट। अच्छा, अब आपके पास दूसरा वाला r, उसमें कह रहे हैं ये फर्स्ट को डबल कर दिया ना, हाँ फर्स्ट को डबल कर दो। तो भाई ऐसा करो, इसको 2r लिखो, अब फर्स्ट वाले को डबल कर दो यानी इसको 6p कर दो, 6p का स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 6p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। ये देखिए मैंने ये वाला फंडामेंटल फॉर्मूला काम में लिया है, और एक बार ए को है ना 3p लिखा, दूसरी बार ए को 6p लिख दिया। इन्होंने कहा ये 2r है, तो अब मैं इसी चीज को रीराइट कर रहा हूं दोबारा, सेम थिंग है ना। देखो बेटा ये 2r है, तो मैं 2 इंटू r लिख रहा हूं, 2 इंटू r लिख रहा हूं ईमानदारी से। r की वैल्यू वहां है, तो मैं इसको एकदम लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना कि मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 ना, 12p स्क्वायर कॉस थीटा है ये आपका 2r आ गया, 2 इंटू r लिख दिया मैंने। बाकी अब मैं ये इधर वाली चीज को मैं पूरा लिखूंगा, 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, चेक करें, डोंट बिलीव ऑन मी, 24p स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा मत किया करो, आई कैन डू एनी मिस्टेक। हाँ जी, अब जरा स्क्वायर करना, मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। तो इसको 4 लिख दो, और इसको लिख दो 13p स्क्वायर, एक मिनट 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, इसको जरा चेक करना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 40p स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो है ना, हाँ 40p स्क्वायर नजर आ रहा है मेरे को, तो बराबर। वैसे आप लोग चेक कर लेना, कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। अब जरा आप चेक करें पूरा, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले तो p स्क्वायर से p स्क्वायर उड़ा दो जी, सारे किसी काम के नहीं है। अब देखो ये 13 4 जब 52 होता है आजकल, है ना, हाँ, एंड 12 4 जब 48 भी होता ही है आजकल। 40 प्लस 24 कॉस थीटा, ऐसा ना, 24 कॉस थीटा, आप चेक करेंगे। ये इधर और ये इधर, तो एक काम करो, इधर 24 कॉस थीटा लिख दो और इधर माइनस का 12 लिख दो, तो कॉस थीटा बराबर आ गया -1/2, कॉस थीटा बराबर -1/2 आ गया। अब कॉस थीटा बराबर -1/2 आ गया, यानी थीटा बराबर 120 डिग्री आ गया है साहब, क्योंकि थीटा 120 डिग्री जो होता है वो -1/2 होता है। देखिए एकदम आंसर करेक्टली आ गया। तो ये जो है ना, आपको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब देखिए आप अगले पेज पर आ जाइए, तो डू योर सेल्फ के कुछ क्वेश्चंस और हैं वहां पे, और बड़े ही अच्छे सवाल हैं, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आप डू योर सेल्फ के वो क्वेश्चंस करेंगे ना, एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, डू योर सेल्फ का मैं करवा रहा हूं, एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके अपनी तरफ से ट्राई करो, फिर जब आप लोग कर लो तो फिर मेरा वाला सॉल्यूशन देखना कि देखें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी,
देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड बी वेक्टर। चलिए जी, तो सबसे पहले तो हम इनकी जो फर्स्ट कंडीशन है, ए और बी आपस में बराबर है और ए और बी आपस में परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो मैं दो वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये ए वेक्टर है बेटा, और मैं बी वेक्टर भी ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर कहीं ड्रॉ कर देते हैं। ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, और ये बी वेक्टर है ना। दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी कि साइज बराबर है, साइज ज्यादा नहीं है। देखो बी वेक्टर मैंने छोटा बना दिया क्या, कौन भाई, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बनाना, जैसा है वैसा ही बनाना है, बराबर बराबर। चलो खैर मान लो बराबर है, राइट। अब ये कह रहे हैं देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड बी। तो देखो ए माइनस बी करो जरा, बी वेक्टर तो आपका ये रहा, अब ए माइनस बी करना है। तो मैं कर रहा हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर। देखो ये बी वेक्टर है, मैं एक बार बी वेक्टर को यहां लिख देता हूं, ये बी वेक्टर है ना, बट दिस इज प्लस बी वेक्टर, ये ध्यान रखना, इट इज प्लस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर चाहिए हमको, तो ए माइनस बी कहा है उन्होंने, तो माइनस का मतलब होता है उल्टा कर दो, तो आप माइनस बी वेक्टर कर दीजिए। माइनस बी वेक्टर कर दीजिए। ये आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। मुझसे एक बार किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप वेक्टर एडिशन पढ़ाते हैं हमेशा, लेकिन कभी आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाते। तो मैंने कहा हाँ, मैं कभी भी नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, वेक्टर एडिशन ही होता है हमेशा। एक्चुअल में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप उस वेक्टर को अपोजिट करके और ऐड कर दीजिए, यानी करना आपको सम ही है, करना आपको वेक्टर एडिशन ही है, कभी आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। इसलिए मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ाता ही नहीं हूं। अब जैसे ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया, तो कैसे किया हमने, जो बी पॉजिटिव था ना इस डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव कर दिया, इधर कर दिया बस, तो आपका बी नेगेटिव हो गया, खत्म बात। अब आप ए वेक्टर में माइनस बी जोड़ दीजिए, तो ये आपका माइनस बी रहा और ये आपका ए माइनस बी रहा। अब देखो आपका बी वेक्टर वो है, तो वहां से एंगल मेजर करो। तो आई थिंक दिस एंगल विल बी, बिकॉज बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं साइज में, कह रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है 35 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, और वो है 90 डिग्री। तो नेचुरल है कि दिस टोटल विल बी 135 डिग्री। चेक करिए आपका आंसर क्या है। आई थिंक इट शुड बी 135 डिग्री, करेक्ट। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, सीधा डू योर साइड। क्वेश्चन नंबर 5, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज F1 एंड F2 इज R1, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज F1 F2 इज R1, व्हेन डायरेक्शन ऑफ F2 इज रिवर्स्ड, द न्यू रिजल्टेंट इज R2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। वेरी गुड। देखिए अब अपन इसको जैसा इन्होंने कहा है कि दो फोर्सेज का रिजल्टेंट R1 है, तो सबसे पहले आप R1 लिख दीजिए। तो देखो R1 लिख रहा हूं मैं, R1 हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, राइट। चलिए अब R2 को ये कह रहे हैं अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब आप इसका मतलब समझिए, F1 F2 कॉस थीटा, इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि आपने F2 की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। इसका मतलब ये होता है F2 की डायरेक्शन रिवर्स करने का कि अगर R1 वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है, अगर है ना, तो आपका R2 वेक्टर आ जाएगा F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। जब हम माइनस करेंगे तो ये जो एंगल है ना, ये आपका चेंज हो जाएगा 180 डिग्री से, तो वहां पर माइनस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना एंगल। तो आप ये ध्यान रखो कि नेगेटिव करोगे तो आपके यहां पर माइनस आएगा, है ना। चलिए अब इन्होंने जो जो कहा वो करते हैं अपन। R1 और R2 दे रखा है, तो इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बहुत ही आसान सा सवाल हो गया, मैं इसको इधर खिसका देता हूं सारे को, ये लो जी। अब देखो, अब मैं यहां पर इस लाइन को दोबारा लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीराइट द सेम लाइन, दोबारा लिख रहा हूं इसको, आप लोग चेक करना। आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट रीराइटिंग ओनली।
फिर देखिए आप, दिस इज R2 स्क्वायर, दिस इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 कॉस थीटा। ओके, ये मेरे पास दोनों चीजें आ गई। अब मैं ईमानदारी से इनका सम कर देता हूं। ऐड कर दो जी दोनों को, एकदम ईमानदारी से ऐड करिए, ऐड बोथ। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल कम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। आई थिंक इट विल बिकम ट्वाइस, है ना? ओके, सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर रिजल्ट। आई थिंक यही इन्होंने कहा है, करेक्ट। चलिए अगला देखो, 6 वाला क्वेश्चन और है इसमें। द रिजल्ट ऑफ द फोर्सेज F1 एंड F2 इज R1 if F2 is doubled then new resultant forms right angle with F1, prove that this is this। ओके, देखो जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको थोड़ा सा आप एक दो बार पढ़िए अच्छी तरह से, तो आपको क्वेश्चन का जो है ना कंटेंट समझ में आएगा, क्वेश्चन है क्या वास्तव में। पहला है द रिजल्ट ऑफ फोर्सेज F1 एंड F2 इज R1, यानी F1 और F2 ऐसे फोर्स हैं जिनका रिजल्ट R1 है, करेक्ट। अब F2 को आपने डबल कर दिया तो जो न्यू रिजल्टेंट है वो F1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये वाला जो गेम है ना, ये थोड़ा बड़ा गेम है, ये थोड़ा बड़ा गेम है। ऐसा कैसे करोगे आप? हाउ विल यू डू दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन? आपको ऐसा वेक्टर का सेटिंग करना है कि F1 और F2 है, उसका रिजल्टेंट R1 है, फिर आपने F2 को डबल कर दिया तो नया जो रिजल्टेंट आने वाला है वो R1 के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी आप F2 को डबल करो, वो F1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो बेटा, एक बात सुनो, आप कुछ भी करो या कुछ भी मत करो, लेकिन एक बात जरूर देख लो कि ये F1 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है, करेक्ट। ये F1 वेक्टर है। F2 वेक्टर क्या है, किधर है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। तो फिर से देखिए, ये F1 वेक्टर मैंने बना दिया। F2 वेक्टर कितना है, किधर है, क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात पक्की पता है कि F2 को डबल कर दो तो जो नया रिजल्टेंट आने वाला है वो F1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब F1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, रिजल्टेंट, न्यू रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये पता है ये कब होगी ये घटना? ये घटना तब होगी जब आप F2 को डबल कर दें, यानी ये रिजल्ट आएगा, न्यू रिजल्ट, R न्यू, NEW, राइट। अब आप देखो कि F2 कैसा होना चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से F2 को शायद ऐसा होना पड़ेगा, F2 को शायद इस तरह का होना पड़ेगा, यहां पर शायद F2 को होना पड़ेगा, है ना। और अब F2 को डबल करो तो वो वहां जाकर के मिल जाएगी, डबल कर दोगे तो वहां जाके मिल जाएगा। तो अब आपकी सेटिंग बन सकती है। ये आपका जवाब। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि रिजल्ट ऑफ F1 एंड F2 इज R1, राइट। इफ F2 इज डबल्ड देन न्यू रिजल्टेंट फॉर्म्स राइट एंगल विद द F1। एक बार वापस से मेरे इस कंस्ट्रक्शन पर आप विचार करिए, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैंने एक फोर्स F1 ड्रॉ कर दिया, ये F1 ऐसे ही ड्रॉ कर दिया एट रैंडम, कोई दिमाग अकल वगल नहीं लगाई। लेकिन F2 के अंदर अब हम अकल लगाएंगे, और सवाल ये उठता है F2 में हम अकल क्या लगाएंगे? हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है F2 के बारे में। नो, वी डोंट नो एनीथिंग, नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी F2 के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन एक इन्होंने बात कह रखी है, वो क्या कह रखी है, अगर F2 को डबल कर दें तो जो नया रिजल्टेंट आने वाला है वो F1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मैं F2 को डबल कर दूं तो जो नया रिजल्टेंट आने वाला है वो F1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि अब हमें और कुछ करो या मत करो, कम से कम ये पक्का कर दो कि जो नया रिजल्टेंट आने वाला है उसको F1 के परपेंडिकुलर कर दो जी, कर दो। अब देखो ये तभी ऐसा संभव है
जब आपका नया रिजल्टेंट ऐसे आवे, और नया रिजल्टेंट जो आवे ना RNEW न्यू रिजल्टेंट, वो ऐसा हो कि आपका F2 ऐसे हो, और फिर इस F2 को अगर आप ईमानदारी से डबल कर देते हैं तो इट बिकम्स लाइक दिस। ये आपका नया F2 आ गया, नया। अब आप इस F2 को डबल किया है, आपने ध्यान रखना, ये F2 है और ये अब आपका यहां तक 2F2 आ गया पूरा मिला करके, यहां से लेके यहां तक, तब ये आपका हो सकता है। सवाल ये उठता है कि ऐसी घटना हमारी ज्योमेट्री में होती कब है? इस तरह की घटना हमारी ज्योमेट्री में होती कब है? ज्योमेट्री आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। तो मैं बताऊं कि ज्योमेट्री में ऐसी घटना तब होती है जब इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम ऐसा करते हैं। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना, तब होगी, यानी ये आपका R1 है पहले वाला। जब तक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, जब तक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन बन ही नहीं सकती। देखिए मैं आपको ज्योमेट्री की बात बताता हूं। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जैसे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फॉरगेट दिस क्वेश्चन एंड कंसीडर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ध्यान दो सब बच्चे, 2 सेकंड के लिए सवाल भूल जाइए, सवाल भूल जाइए, इस सवाल को छोड़ दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर आ जाओ। बेटा किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये सारी साइड बराबर होती हैं, सारे एंगल 60-60 डिग्री होते हैं ना, सब एंगल 60-60 डिग्री होते हैं पक्का। अब अगर मैं इस साइड को थोड़ा सा बढ़ाकर डबल कर दूं, अगर इसको ए है ना, इसको मैं 2a कर देता हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं इसको a और a जोड़ दिया, मैंने इसको 2a कर दिया, क्या कर दिया, 2a कर दिया, 2a कर दिया। अब आपका ये रिजल्ट आएगा और ये एकदम गारंटीड है कि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है पक्का। अब आप कहेंगे सर ये क्या गारंटी है कि 90 डिग्री होता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि 90 डिग्री होता है? हैं? आप गलत भी तो बोल सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो ना कि सर आप झूठ भी तो बोल सकते हो, क्या भरोसा आपका है? आप भी तो कहते हो कि मेरा भरोसा मत करो, हैं? चलो ठीक है, मेरा भरोसा मत करो, मैं आपको प्रूव कर देता हूं कि ऐसा ही होता है। ठीक है, देखो दिस एंगल इज 60 डिग्री, मैं यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, मुझे लगता है कि ये एंगल 60 डिग्री है। ओके राइट। अब आप ये बताइए कि ये एंगल क्या है? ये एंगल 60 डिग्री है, और जब ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो मुझे लगता है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री। इसको आप नो नहीं कह सकते, इसको आपको 60 डिग्री कहना पड़ेगा। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, और ये आपका सेम लाइन है, तो ये 60 डिग्री है, तो उसको भी 60 डिग्री कहना पड़ेगा, इसको भी 60 डिग्री कहना पड़ेगा। पक्का पक्का। अब देखिए, अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूं, अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो दिस विल बी डिवाइडेड a by 2, पक्का पक्का पक्का। इसका मतलब है कि दिस इज a by 2। क्लियर? चलिए जी, अब देखो आप, ये आपका cos 60 है, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इसको cos 60 मत मानो, आप थीटा, ये 60 तो हमने प्रूव कर ही दिया, 60 तो हमने प्रूव कर ही दिया, आप इसको थीटा मान लो, थोड़ी देर के लिए। तो मैं कहूंगा cos थीटा इज व्हाट? cos थीटा इज बेस a by 2 अपॉन a, तो दिस विल बी 1 by 2। इसका मतलब थीटा 60 डिग्री आ गया, जो कि है भी थीटा 60 डिग्री आ गया। ये देखिए, हमने इसको एंगल को 60 डिग्री प्रूव किया, इसको a by 2 प्रूव किया, इसको 2a अपने आप ही प्रूव हो जाता है ना, वो तो 2a, ये वाला a हो गया, ये वाली साइड a हो गई,
ये वाली साइड ये होगी, राइट। अब बट नेचुरल है कि अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री प्रूव हो गया तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल निश्चित ही 30 डिग्री होगा, ये एंगल निश्चित ही 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री तभी प्रूव हुआ जब हमने इसको राइट एंगल माना। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर वो होगा भी नहीं, ठीक है। और ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ये जो सिचुएशन होने वाली है ना बेटा, ये केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही होने वाली है। इसलिए ये जो सवाल है बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटेलिजेंटली क्वेश्चन है, बहुत मतलब समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला है। कि नहीं तो आप इसकी कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेशन तो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। हाँ, कैलकुलेशन आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा आपको, है ना, जूम सेशन में बोल देना, मैं इसकी कैलकुलेशन भी करवा दूंगा, लेकिन वो कैलकुलेशन बेकार की बात है, टाइम खराब करना है ना, कुछ खास नहीं है। अब देखिए आप इधर ध्यान दो कि जैसे ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, इस F2 को डबल किया तो ये डबल हो गया, 90 डिग्री हो गया। हमारा जो क्वेश्चन था उसकी सारी कंडीशंस परफेक्टली सेटिस्फाइड हो गई। अब जब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में ये जो टॉपिक है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है लामीज थ्योरम। तो मैं लामीज थ्योरम पढ़ा अभी देता हूँ, प्रैक्टिस जो है ना वो हम कल करेंगे। तो फिलहाल आप ये अब ध्यान दीजिए कि जो ये फॉर्मूला चार्ट है इसके क्वेश्चन डू योर सेल्फ के सारे क्वेश्चन 1 2 3 कर ले में और 4 5 6 तक दोबारा कर ले में। मतलब आप वीडियो बंद करके दोबारा अपने आप निकालिए, अपने आप निकालेंगे तब समझ में आएगा। मेरे निकाल दिया और आपने नोट कर लिया तो कुछ भी नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, आपने मेरा वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया, आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, बंद कर दीजिए रजिस्टर। आपने जिस रजिस्टर में नोट डाउन किया उसे बंद कर दीजिए और अब आप फ्रेश पन्ने पर वापस से सॉल्व करिए अपने आप, राइट। चलिए, तो मैं आपको लामीज थ्योरम बता देता हूँ। लामीज थ्योरम जो है ना ये इतनी बढ़िया थ्योरम है कि हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत चुटकियों के अंदर सॉल्व कर देती है। देखिए जैसे जैसे आपकी फिजिक्स आगे बढ़ रही है वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा। हाँ, आप ध्यान दीजिए 13 मई को जब हमारा बैच चालू हुआ था तो मैंने बड़ी हल्की हल्की बातें कराई थी, बहुत इजी, बहुत इजी। फिर धीरे धीरे करके वो जो इजी था उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला गया था, और जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला गया था तो अब जैसे जैसे डे आगे बढ़ेंगे बेटा, जैसे जुलाई आएगी, अगस्त आएगी, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, विचार का तरीका बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से ये लामीज थ्योरम जो है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस को चुटकियों के अंदर सॉल्व करने वाली थ्योरम है। तो आप इस थ्योरम को समझिए क्या है। इट इज इक्विलिब्रियम थ्योरम, इट इज बेसिकली इक्विलिब्रियम थ्योरम, इक्विलिब्रियम थ्योरम, बैलेंस थ्योरम है, इसको मैं बैलेंस थ्योरम बोलता हूं। अब देखिए इस थ्योरम को मैं समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास यहां एक बॉल रखी हुई है, आई एम हैविंग वन बॉल, एक बॉल है मेरे पास। अब इस बॉल पर जो है मैं 3 फोर्स लगा रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं, एक फोर्स इधर लगा देता हूं, दिस इज F1, और दूसरा फोर्स मैं इधर लगा देता हूं, दिस इज F2। अब मैं तीसरा फोर्स लगा रहा हूं जो शायद इधर लगा दूं, तो ये F3 हो गया, करेक्ट। F1 F2 F3 मेरे पास 3 फोर्सेज हो गए, करेक्ट। अब 3 फोर्सेज तो आपको लगते हुए दिख रहे हैं, तो एट अ फर्स्ट ग्लांस आपका माइंड कहता है, आपका दिमाग कहता है कि शायद ये बॉल यहीं रह जाएगी, कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो बेचारी बॉल वहीं रहेगी। लेकिन इसकी हमें एक फिजिक्स की मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए कि ये बॉल यहीं रहेगी, इसकी क्या कंडीशन है, तो वो लामीज थ्योरम है, राइट। तो आप इस लामीज थ्योरम को लिख दीजिए। F1 के सामने वाला जो एंगल है इसे मैं कहता हूं θ1। देखिए F1 के सामने वाला, F1 के अपोजिट इधर, तो इट इज θ1 एंगल। F2 के जो अपोजिट एंगल है इसे मैं कहता हूं θ2 एंगल। F3 के अपोजिट जो एंगल है उसे मैं कहता हूं θ3 एंगल। ये एंगल अगर आपको पता है और F1 F2 F3 की वैल्यूज पता है
तो मैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन दे देता हूं। तो कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम होगी F1 अपॉन साइन थीटा 1 बराबर F2 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर F3 अपॉन साइन थीटा 3। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। देखिए आप अपने फॉर्मूला चार्ट में ही चलिए आगे। तो फॉर्मूला चार्ट में ये जो है ना प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर आपका शायद अगले लेक्चर में पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए आपके जो लामीज थ्योरम के जे आप देखो नेक्स्ट पेज पर, इससे अगले पेज पर आ जाइए। तो लामीज थ्योरम के आगे आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और ये काफी सारी यहाँ पे फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स हैं, वो सब हैं। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मतलब हमारा बस 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम काइनेमेटिक्स चालू करेंगे, है ना। अब आपको पता है मैंने ये जो है ना वेक्टर्स आपको पढ़ा दिया और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दी और क्या वो यूनिट डायमेंशन पढ़ा दिया। तो अब आपका काइनेमेटिक्स बड़ा आसान हो गया है। अब आपको काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर आसान लगेगा। काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा 3 दिन बाद में, 3 या 4 दिन में काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर उसी बच्चे को डिफिकल्ट लगेगा जिसने ये सब अच्छी तरह नहीं किया। जिसने ये सब अच्छी तरह कर लिया ना वेक्टर वगैरह, उसको काइनेमेटिक्स डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। बस फिर कोई फिजिक्स में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फिजिक्स में सारी फिजिक्स इजी लगेगी फिर, है ना। तो अब देखो आप ये जो डू योरसेल्फ 7 स्टार्ट हो गया है आपका, यहाँ से देखिए डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये सब आप करिए, सब आप करिए 17, 18 तक पूरे। अब आप देखो ये लामीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 लामीज थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। आप लामीज थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 20 करिए। 32 तक आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप रुक जाइए। इसमें है ना काफी सारे प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं। देखिए 7th वाला आप अभी कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। डू योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 7 आप अभी कर सकते हैं, 8 आप अभी कर सकते हैं, 9, 10 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 में प्रॉब्लम नहीं है, 12 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 में भी कोई इश्यू नहीं है, 14 में भी कोई इश्यू नहीं है। पर जहां डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा ना, वहां इश्यू है। ठीक है, तो अभी आप रहने दो, बस 17 तक आप कर लीजिए। 17 तक आप कर लीजिए, 17 से आगे मत करिए, ठीक है। तो प्लीज डू सॉल्व फॉर्मूला चार्ट आप सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक। डू योरसेल्फ के क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक सॉल्व करिए, ठीक है। और कल जो है ना मैं इसके अंदर आगे पढ़ाऊंगा, क्या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा दोनों के, और बस 2 या 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, नमस्ते। आज ही नोट्स बना लो, अभी नोट्स बना लो, इमीडिएट बना लो, देर मत करो नोट्स बनाने में, सुन लिया।